इस्लामाबाद ने भारत में मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक सैन्य अभियान शुरू किया। नई दिल्ली ने पाकिस्तान में लक्ष्यों पर जवाबी हमले किए। ताजा तनाव के बारे में और विवरण सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना का दावा है कि लड़ाई में पाकिस्तान के 35 से 40 सैन्य कर्मी मारे गए। रॉयटर्स ने कुछ पल पहले यह जानकारी दी जब आप वह रिपोर्ट देख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध नियंत्रण से बाहर हो रहा है और युद्ध विराम समाप्त हो गया है। चीन गौर से निहार रहा है कि पाकिस्तान कैसा करता है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई बड़ा देश आधुनिक युद्ध में चीनी शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान के लिए स्थिति खराब है। कल हमने बताया कि चीनी वायु रक्षा प्रणाली एक पाकिस्तानी एयरबेस की सुरक्षा में विफल रही। आज हमारे पास चीनी सेना के नुकसान का सटीक आंकड़ा है। अधिक जानकारी यहां दी गई है। ताजा झड़प के और विवरण सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तान ने लड़ाई में 35 से 40 सैनिक खो दिए हैं। ये जानकारी हमें रॉयटर्स के जरिए कुछ ही पल पहले मिली जब आप कॉर्डेलिया की रिपोर्ट देख रहे थे। भारतीय सेना का दावा है कि पाकिस्तान ने इस ताजा लड़ाई में 35 से 40 सैन्य कर्मी खो दिए हैं। यह स्पष्ट है कि चीन इस युद्ध में अपने हथियारों के प्रदर्शन को लेकर अत्यंत चिंतित है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि ताइवान पर कब्जे के लिए उसे मजबूत हथियार चाहिए होंगे। युद्ध शुरू होते ही चीनी राजनयिक पाकिस्तान में मौजूद थे। भारत पाकिस्तान युद्ध की महत्वपूर्ण बात जो अनदेखी होती है वह यह कि भारत अमेरिकी और फ्रांसीसी हथियारों से सुसज्जित हो रहा है, जबकि पाकिस्तान चीनी हथियारों से। भारत के पास अभी भी लगभग 40% हथियार रूस से आते हैं, क्योंकि वे पहले रूस के मजबूत सहयोगी थे और शायद अब भी हैं, जो ट्वीट में नहीं कहा गया है। यह परीक्षा यह देखने के लिए है कि यदि ताइवान में युद्ध होता है तो अमेरिका और चीन कितने तैयार हैं। जब 7 मई को युद्ध शुरू हुआ, चीनी राजनयिक सुबह 4 बजे इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय में थे और वे आधुनिक चीनी युद्धक विमानों के मिसाइलों और राडारों तथा भारत द्वारा तैनात उन्नत पश्चिमी हथियारों के बीच पहली भिड़ंत के नतीजों का अध्ययन कर रहे थे। जैसे ही चीनी राजनयिकों को लगा कि युद्ध में चीनी हथियार बुरी तरह विफल हो रहे हैं, वे घबरा गए और चीनी रक्षा उद्योग को बचाने के लिए गलत सूचना फैलाने लगे। यहाँ इस बारे में विवरण है। चीन पाकिस्तान द्वारा फ्रेंच राफेल को चीनी हथियारों से गिराने की गलत जानकारी फैला रहा है। शायद यह उन लोगों को और अधिक चीनी हथियार बेचने की कोशिश है जो उनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के 80% हथियार अब चीन द्वारा निर्मित होते हैं। यहीं पर साथी यूट्यूबर रयान मैकबेथ ने एक शानदार बात कही। हम देख रहे हैं कि चीनी ग्रे जोन युद्ध असल समय में हो रहा है और चीन ठीक उसी तरह अभ्यास कर रहा है जैसे वे ताइवान पर आक्रमण करेंगे। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया और चीनी हथियार बुरी तरह विफल रहे। यह फर्जी खबर संभवतः चीनी स्रोतों से आई थी, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान भारतीय जेट विमानों को चीनी मिसाइलों से मार गिरा रहा है। बातचीत का मुद्दा आतंकवादियों पर भारत के हमलों से बदलकर भारत द्वारा खोए गए जेट्स पर आ गया। क्या उन्होंने रूसी जेट खोए या उन्होंने फ्रांसीसी जेट खोए? यही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वास्तविक लक्ष्य था। वे चाहते हैं कि लोग उन चीजों के बारे में बात करें जो मायने नहीं रखती या जो हुई ही नहीं, बजाय इसके कि वे जमीन पर जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। चीन के ताइवान पर हमले के समय कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेट पर झूठी जानकारी और नैरेटिव फैला सकती है, जैसे कि कोई हमला नहीं हुआ या अमेरिका हमलावर था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक स्वतंत्र राष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश करती है। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास $30 बिलियन का प्रचार बजट है जिसका वे उपयोग करते हैं। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन आप सब हैं। नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर चीनी गलत जानकारी के खिलाफ हमारी मदद करने से वाकई बहुत फर्क पड़ेगा। चीनी बॉट्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सच्चाई बताने वाले वीडियो को डिसलाइक और डाउनवोट करके दबाने का प्रयास करते हैं, और इसी वजह से हम आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बॉट्स का मुकाबला करने में मदद करते हैं और YouTube एल्गोरिदम में भी हमारी मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कि यह युद्ध 2025 में कैसे शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान पिछले लगभग 70 सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। 2025 में कश्मीर में एक आतंकी हमले के साथ यह शुरू हुआ था। अधिक जानकारी यहाँ है। 22 अप्रैल 2025 को
5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने, जिनके पास AM4 कार्बाइन और AK4 साथ थी, भारतीय सीमा में घुसकर कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पलागाम में प्रवेश किया। सशस्त्र व्यक्तियों ने पर्यटकों को रोककर कुरान की आयतें सुनाने को मजबूर किया ताकि वे साबित कर सकें कि वे मुसलमान हैं। अगर कोई पास हो जाता तो उसे जाने दिया जाता, अगर नहीं तो उन्हें अपनी पैंट उतारने का आदेश दिया जाता ताकि यह देखा जा सके कि वे खतना किए हुए हैं या नहीं, जो मुसलमानों में आम है लेकिन हिंदू समुदाय में नहीं। 2 परीक्षणों में असफल रहने वाले अधिकांश हिंदू पुरुषों को वहीं पर मार दिया गया। पत्नियों, बच्चों और दोस्तों को यह सब देखने को मजबूर किया गया। वे एक अमिट सदमे के साथ रह गए हैं। यही कारण है कि अब भारत पीछे नहीं हट रहा, बल्कि खुलकर बदला ले रहा है। 2 हफ्ते बाद 6 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग स्थानों पर हमला किया। भारत का दावा है कि ये आतंकी ठिकाने कश्मीर हमले से जुड़े समूह के थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। भारतीय बयान में कहा गया कि उन्होंने ऐसा एक पूर्ण युद्ध से बचने के लिए किया। वे केवल कश्मीर में हमला करने वालों को निशाना बनाना चाहते थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों की बजाय नागरिक ढांचे को निशाना बनाया। उन्होंने तस्वीरें साझा की जिनमें एक क्षतिग्रस्त मस्जिद और अन्य नागरिक इमारतें दिख रही थीं, जिन्हें भारतीय हमलों के दौरान निशाना बनाया गया था। खैर, यही वह जगह है जहां चीनी सोशल मीडिया टिकटॉक पाकिस्तान द्वारा वापस लाया गया, जैसा कि आप जानते हैं। जहां पर स्काई न्यूज ने हमले के क्षेत्र का फॉरेंसिक अध्ययन करके सोशल मीडिया पोस्ट में अल कायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी समूहों के चिन्ह पाए। यह उनकी रिपोर्ट है। टिकटॉक पर अपलोड किए गए वीडियो, जिसमें बंदूकधारी लोग, जिहाद हैशटैग्स और आतंकवाद के समर्थन वाले पोस्ट शामिल थे, एक पाकिस्तानी मस्जिद के आसपास फिल्माए गए थे। स्काई न्यूज ने कई वीडियो का जियोलोकेशन किया है जो आतंकवादी समूहों के समर्थन में है और उस स्थान से पोस्ट किए गए लगते हैं जिसे भारत ने निशाना बनाया था। हमारी डेटा और फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि की है। ये पाकिस्तान में मुराद के मरकज तैयबा मस्जिद का घर है। भारत ने 7 मई बुधवार को एक स्थान पर हमला किया जिसे उसने आतंकी ढांचा माना था। पाकिस्तान आतंकी शिविरों की मौजूदगी से इनकार करता है और इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई मानता है। हमलों से पूर्व आतंकी समूहों के समर्थकों ने इस क्षेत्र से वीडियो पोस्ट किए थे। कई वीडियो उन लोगों द्वारा पोस्ट किए गए थे जो हैशटैग 313 का इस्तेमाल कर रहे थे। यह एक उग्रवादी समूह का संदर्भ है जो कथित तौर पर अल कायदा से जुड़ा हुआ है। कुछ वीडियो में ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके पास बंदूकें हैं और जो मस्जिद के पास नजर आ रहे हैं। एक पोस्टर ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, मस्जिद में बच्चे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम छोटे सिपाही हैं और हम गैर विश्वासियों से लड़ते हैं। हमने एक विशेषज्ञ से 313 ब्रिगेड और इन वीडियो की अहमियत के बारे में पूछा। हमारा मानना है कि वे 313 के लेबल को जिहादी पहचान और महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, वे 313 को एक प्रकार के स्टेटस प्रतीक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कम से कम जो हमने देखा है उसमें आमतौर पर ये युवा लड़के प्रतीकात्मक दृश्यों के साथ पोज करते हैं, जैसे कि राइफल्स, बैकग्राउंड में नशीद्स या झंडे और धार्मिक मंत्रोच्चार। धार्मिक दृष्टि से 313 उन 313 सैनिकों को दर्शाता है जिन्होंने 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के साथ भाग लिया था। स्काई न्यूज ने सैटेलाइट इमेजरी द्वारा मस्जिद के भीतर और आसपास वीडियो की स्थिति की पुष्टि की। मैक्सार की ये तस्वीरें भारत के हमले से पहले और बाद के परिसर की स्थिति को दर्शाती हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो हमले के बाद की स्थिति दिखाते हैं। स्काई न्यूज ने पाक रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर प्राप्त वीडियो साझा किए और टिप्पणी मांगी। उन्होंने बताया कि यह एक सामान्य वीडियो लगता है जिसमें बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ा गया है, जैसा टिकटॉक ट्रेंड्स में अक्सर होता है। यह विश्वसनीय सबूत नहीं है। हम स्वयं ऐसे लाखों वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद को आतंकवादियों द्वारा बेस के रूप में इस्तेमाल करने का दावा पूरी तरह झूठा और सोशल मीडिया पर फैलाया गया फर्जी प्रचार है। पाकिस्तान के अधिकारी सोशल मीडिया के सबूतों को नजरअंदाज करते हैं जब बात वहां के आतंकी समूहों की होती है, परंतु जब पाकिस्तान द्वारा भारतीय जेट गिराने की बात आती है तब वही अधिकारी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर सबूत देखें, क्योंकि पाकिस्तान सबूत पेश नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर मौजूद समूहों के बारे में बात करने से पहले हम उस पर एक पल में वापस आएंगे। हमारे पास यहाँ और जानकारी है। भारत ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान में 9 स्थानों पर आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर बमबारी की। विवरण नहीं दिए गए हैं। 2 आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद
एक्शन मूवी के विलेन जैसे हैं। पहले लश्कर ए तैयबा के बारे में बात करते हैं। 1980 के दशक के अंत में अफगान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारत और कश्मीर पर ध्यान केंद्रित किया। वे 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। बंदूकों और नावों से लैस 10 निर्दयी लोगों ने 166 लोगों की जान ले ली। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का यह तमाशा था। इस समूह के संस्थापक हाफिज सईद चीन में प्रतिबंधित हैं, लेकिन किसी तरह हमेशा हिरासत में ले लिए जाते हैं, बस इतने समय के लिए कि अब रुकते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि इसका अर्थ क्या है। समूह के संस्थापक अमेरिका में वांछित आतंकवादी हैं। उसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम है, लेकिन वह पाकिस्तान में खुलेआम अपने आतंकी समूह का संचालन करता है और पाकिस्तान पुलिस द्वारा सुरक्षित भी है। अगले क्लिप में एक पाकिस्तानी विदेश मंत्री से पूछा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित आतंकवादी को पाकिस्तान में पुलिस सुरक्षा क्यों मिली हुई है। चलिए इस क्लिप को देखें। हाफिज मोहम्मद सईद जो लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हैं, एक प्रतिबंधित संगठन जो पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है और अब नए नाम जमात-उद-दावा के नेता हैं। उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम है। ऐसा क्यों है? वह संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की आतंकवादी निगरानी सूची में होने के बावजूद लाहौर में एक सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन जी रहा है। वह सार्वजनिक सभाएं और टीवी पर दिखाई देता है। ये कैसे संभव है? जहां तक अभिजात वर्ग की बात है, यकीन मानिए हमें उनके लिए कोई लगाव नहीं था, और मुझे कहना होगा कि मुझे नहीं लगता ये शख्स खुलेआम घूम रहा है, चौंकाने वाली बातें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि उस पर दबाव डाला गया है और वो सच में आज़ाद नहीं है, पर अदालतों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा सिस्टम भारत जैसा ही है। कृपया जब आपके पास कई आतंकवाद विरोधी कानून हैं जो आपको कभी भी सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों लोग बिना किसी फैसले के हिरासत में हैं। कई लोग कहेंगे कि आप उन्हें हिरासत में लेते हैं जो आपको पसंद नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं, और लोग इससे अपने निष्कर्ष निकालेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हाफिज सईद ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मैं किसी भी मंच पर बचाव करने को तैयार हूँ। लेकिन जब आप सरकार में थे तो आपने उसे बंद नहीं किया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हाफिज सईद ऐसा व्यक्ति न रहे जिससे पाकिस्तान की सरकार किसी भी तरह से जुड़ी हो। 2008 के मुंबई हमलों के समय आप विदेश मंत्री थे। मैं नहीं थी। पाकिस्तान पर 2011 के मुंबई हमलों को प्रायोजित करने का आरोप लगाया गया है, जिनमें 160 लोग मारे गए थे। उस समय आप विदेश मंत्री थे जब अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली ने उन हमलों में लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने गवाही दी कि लश्कर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की छत्र छाया में काम करता था और एक दूसरे के साथ सहयोग करता था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने लश्कर को वित्तीय, सैन्य और नैतिक सहायता प्रदान की। जब आपने उसे यह कहते सुना तो क्या आपने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के खिलाफ जांच शुरू की कि क्या वे दावे सही थे? हमें दावों की विश्वसनीयता के बारे में जानकारी मिली थी और उसे एक डबल ट्रिपल एजेंट माना जाता था। क्या उसके दावों की जांच करने का और भी ज्यादा कारण नहीं है? जिसकी बहुत कम विश्वसनीयता थी। तुमने कहा था कि तुम्हें जानकारी दी गई थी, कोई जांच नहीं है। हाँ, ब्रीफिंग वही है जो हमने मांगी थी। ब्रीफिंग वही है जो हमने मांगी थी। हाँ, और उन्होंने बस कहा हमने ऐसा नहीं किया, और तुमने कहा ठीक है। जैसा मैंने कहा, मेरा मानना है कि हमने नीति में बदलाव का निर्देश दिया था जिसका प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। आपने मुंबई हमलों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्या आपने इसके लिए किसी को जिम्मेदार माना? और ये सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा ही नहीं है, उनके पास और भी समूह हैं। ये एक और है। जैश-ए-मोहम्मद को 2000 में मसूद अजहर ने स्थापित किया था, जो इतना खतरनाक था कि भारत को उससे छुटकारा पाने के लिए 150 एयरलाइन बंधकों की अदला बदली करनी पड़ी। वह पाकिस्तान लौटकर एक नया समूह बनाया और तुरंत बड़े पैमाने पर हमले करने लगा, जैसा वह हमेशा करता है। 2001 में संसद पर बम धमाका और 2019 में आत्मघाती हमले में 40 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। ये समूह पाकिस्तान में औपचारिक रूप से प्रतिबंधित है, किंतु इसके प्रवर्तन में ढिलाई है। लक्सर का मुख्यालय अभी भी खड़ा है। पिछले हफ्ते एक भारतीय हवाई हमले में अजहर के परिसर पर कब्जा हुआ, जिसमें उसके 10 रिश्तेदारों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। पिछले महीने कश्मीर में 26 नागरिकों को एक पिकनिक स्थल पर गोली मार दी गई थी। एक अज्ञात समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली, परंतु भारत का कहना है कि ये वही पुराने लोग हैं, बस नया नाम है। जब रीब्रांड इतना स्पष्ट हो कि ट्विटर भी सस्पेंड कर दे, तो ये समूह बार बार कैसे बच जाते हैं? दशकों से पाकिस्तान सेना के कुछ हिस्सों ने कथित रूप से इन्हें भारत के साथ शतरंज की लंबी बाजी में मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है। ये इतनी गहराई से जड़ जमा चुके हैं कि इन्हें पूरी तरह खत्म करना या नजरअंदाज करना मुश्किल और खतरनाक दोनों है। यही हमें फिर से बमों की तरफ ले आता है।
भारत का संदेश साफ था, उन्हें जो चाहे कह लें, छुपा लें, लेकिन अगर आम नागरिकों को मारते रहेंगे तो भारतीय वायुसेना फिर से कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान जिस तरह हालात संभाल रहा है वो हास्यास्पद है। सार्वजनिक रूप से वे कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं, फिर भी ऐसे काम करते हैं। भारतीय हवाई हमलों में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। यह अंतिम संस्कार पाकिस्तान और पूरी दुनिया में टीवी पर दिखाया गया था। और सोचिए वहां कौन मौजूद था। एक और वांछित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और सिर्फ मौजूद ही नहीं था, बल्कि वह अंतिम संस्कार की नमाज भी पढ़ा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, हाफिज अब्दुल रऊफ, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और लश्कर ए तैयबा का कमांडर है, वह भारत के हमलों में मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ा रहा था। पाकिस्तान की सेना को पूरी दुनिया की नज़रों के सामने अपने द्वारा पोषित आतंकवादी को फिलहाल शांत रहने का निर्देश देना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कि कम से कम वो वर्दीधारी सैनिकों को कहेगी कि वे अमेरिका द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के साथ नमाज न पढ़ें, लेकिन आप गलत होंगे। यह है आधुनिक पाकिस्तान की हकीकत। लेकिन जब हम पाकिस्तानी अधिकारियों से पूछते हैं और उन्हें ये सारी क्लिप्स, ये सारे सबूत दिखाते हैं, तो वे कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स को तब तक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जब तक वे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के पक्ष में न हों। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री केबल न्यूज नेटवर्क पर कहते हैं कि पाकिस्तान के युद्ध जीतने का सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद है। आइए इस क्लिप को देखते हैं और फिर मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जो आधिकारिक पाकिस्तानी अकाउंट्स पोस्ट कर रहे हैं। भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खोए हैं, इस पर स्पष्ट रहना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमान और 1 ड्रोन मार गिराया, लेकिन भारत का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आप और जानकारी दे सकते हैं? क्या यह वही प्रतिक्रिया है जिसकी धमकी सेना प्रवक्ता ने दी थी, या भविष्य में और कार्रवाई होगी? आइए इन विशिष्ट आरोपों से शुरू करें कि 5 विमानों को मार गिराया गया। सबूत कहां है? ये सब भारतीय सोशल मीडिया पर है, हमारे पर नहीं। इन जेट्स का मलबा गिरा था, आज ये सब भारतीय मीडिया में है और उन्होंने खुद स्वीकार किया है। उनका मीडिया, माफ कीजिए, मैं सोशल मीडिया के विषय में बात नहीं कर रही। मैं आपसे विशेष रूप से सबूत और विवरण पूछ रही हूं। उदाहरण के लिए, क्या पाकिस्तान ने राफेल जेट्स को मारने के लिए चीनी उपकरण का इस्तेमाल किया था, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? चलिए सोशल मीडिया पर सबूत देखते हैं। यह ट्वीट पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया था और अभी भी वहां है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गलत जानकारी फैलाई जा रही है, लेकिन यह ट्वीट एक आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट की गई गलत जानकारी है। ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने एक भारतीय जेट को गिरा दिया है और एक क्लिप पोस्ट की गई है जो पाकिस्तान द्वारा भारतीय जेट को गिराने का दावा करती है। लेकिन पोस्ट की गई क्लिप एक वीडियो गेम आर्मा 3 से ली गई है। यह असली जीवन नहीं है और इस ट्वीट को पूरी दुनिया में झूठा साबित कर दिया गया है। फिर भी पाकिस्तान ने इसे हटाने का फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार ने वीडियो गेम आर्मा 3 की फुटेज पोस्ट करके दावा किया है कि यह भारतीय आक्रामकता के जवाब में असली सैन्य कार्रवाई दिखाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ट्वीट अब भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान दुनिया से यह सबूत मांग रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर हैं। यह वही देश है जहां ओसामा बिन लादेन एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे के 1 मील के दायरे में रहते पाए गए थे। सेना का कहना है कि वे पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह नहीं देते। पाकिस्तानी सरकार इन संगठनों को प्रायोजित करती है। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के ऐसा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। जब मैं उनसे यह सवाल पूछता हूं, वे मुझसे भी यही पूछते हैं, सबूत क्या है? सबूत के मामले में याद रखें कि पाकिस्तान इनकार करने में सिद्धहस्त है। उन्होंने मुंबई हमलों से संबंध होने से इनकार किया, जिसमें 170 लोगों की मौत हुई थी। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों को जिंदा नहीं पकड़ा जा सका था। पाकिस्तानियों को यह मानना पड़ा कि उसने जो कुछ भी कहा वह सब उन्हीं से आया था। वे तो यह भी नकारते हैं कि ओसामा बिन लादेन कहां था, उन्हें पता था। एक सैन्य छावनी में मिलने तक, जो पाकिस्तानी सेना के बेस से दूर नहीं थी। यह पाकिस्तान के अंदर का पाकिस्तानी रास्ता है जो हमें लगातार सबूत दिखाता रहता है। भारत पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूतों और खुफिया इंटरसेप्ट्स के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। उसके पास ऐसा करने का और कोई कारण नहीं है।
टॉम, ये बात साफ हो जानी चाहिए कि भारत एक यथास्थिति शक्ति है। भारत को पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसकी जरूरत नहीं है। यह अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, उच्च तकनीक को सुधारने और युवाओं के लिए भविष्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वह खुश है कि पाकिस्तान उसे अकेला छोड़ दे और वह भी ऐसा ही करेगा। पाकिस्तान एक पुनरावर्तनवादी देश है जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर दावा करता है। यह एक कट्टरपंथी शक्ति है जो भारत के कुछ क्षेत्रों पर इस आधार पर कब्जा करना चाहती है कि वहां के निवासी पाकिस्तानियों के साथ समान धर्म साझा करते हैं। खैर, भारत में 200 मिलियन मुस्लिम हैं जो पाकिस्तानी लोगों के साथ वही धर्म साझा करते हैं। क्या वे उन सभी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं? यह पाकिस्तानी लोगों द्वारा अपनाया जा रहा एक बेतुका तरीका है। पिछले 30 वर्षों से वे भारत को कमजोर करने और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आतंकवादियों को भेज रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।